बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वो एप्लीकेशंस चल रही थी, वो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, इसलिए मैंने एक और वीडियो उसको सेकंड वीडियो में कंक्लूड करूँगी। 5 हमने एप्लीकेशंस पढ़ ली थी। छठी है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यानी हम फंक्शनल ग्रुप को भी असर्टन कर सकते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन पीक से ना। इन द एब्जॉर्प्शन बैंड बिटवीन 3600 to 3200 पर सेंटीमीटर वेव नंबर में नंबर 1 होता है ग्रुप लाइक OH या कार्बोनाइल या COOR एन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड्स शो एब्जॉर्प्शन इन अबव बैंड। इन केस ऑफ NH2NH द एब्जॉर्प्शन ऑल्सो अकर्स इन द अबव बैंड। यानी अब इस पोर्शन में आपकी ये वाले ग्रुप्स भी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और एमाइन ग्रुप भी जो है वो शो करते हैं। डिस्टिंक्शंस फ्रॉम OH can be made from the extent of hydrogen bonding which is stronger in OH compounds and cause more lowering of wave number। तो इस केस में यानी 3600 से 3200 तक ये पीक्स आती हैं, ये दोनों ही होती हैं। बट क्या है कि OH ग्रुप्स में या ये जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप हैं इनमें क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से जो वेव नंबर है लोअर हो जाता है। सो इनका जो ये वाले ग्रुप्स हैं ना, ये टुवर्ड द 32 के करीब ये पीक्स देंगे और 36 के करीब जो है वो ये अमाइंस देंगे, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। बिकॉज वो हमने कल पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम क्यों होगी, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अच्छा, 7th इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टडी ऑफ कीटो एंड इनोल टॉटोमेरिज्म। आपको पता है टॉटोमेरिज्म में कि सेल्फ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उसकी हाइड्रोजन की ट्रांसफ़र से आपके पास जो है वो 2 फॉर्म्स बनती हैं। एक जिसमें आपके कीटोनिक ग्रुप होता है, उसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के वो ये मतलब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव होके एक ऑक्सीजन के साथ के पास चला जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है, इसको हम इनोल फॉर्म कहते हैं। तुम इधर क्या कर रहे हो? जाओ, मैंने वीडियो बनानी है। क्या? ये मंगवाया था कल, वो इसलिए कि खुले पड़े हुए थे। तो वो मेरे पर्स में ना वो जो हाइलुरोनिक एसिड वाला डब्बा है ना, उसके अंदर है। हमारा ही है ना? अच्छा, इसमें जो है वो चेयर फॉर्म जो है, इसमें आपके पास 6 हाइड्रोजन इक्विलेटरल पोजीशन, यानी ये इस तरह से होते हैं, एक दूसरे के बराबर पे होते हैं, और 6 जो होते हैं वो एक्सेल पोजीशन पे होते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल समझ लें। बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सियल एंड इक्वेटोरियल सब्सटीट्यूएंट्स इन द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैन आल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड। कि हम यानी ये देख लेते हैं कि कौन सा जो है वो आपका जो सब्सटेंट है वो इक्विलेटरल पोजीशन पे है और कौन सा एक्सियल पोजीशन पे है, वो हम इसको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमिन कर सकते हैं। इक्वेटोरियल सब्सटेंट्स यूजुअली एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी दैन डज द सब्सटेंट्स एट एक्सियल पोजीशन। जो एक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं वो आमतौर पे हायर फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एक्सियल वाले कम फ्रीक्वेंसी पे करते हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि एब्जॉर्प्शन द हायर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ CX इन द इक्वेटोरियल पोजीशन इज़ ड्यू टू द लेस स्टेरिक
इंटरेक्शन ऑफ सी एक्स बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम के जो एडजेसेंट हाइड्रोजन एटम होगा उसके साथ इसकी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मेरा ख्याल आपने पढ़ी होगी उसमें, या जो उनकी पोजीशन की वजह से जो दूसरे को रिपल्शन होती है उससे, या उसको हम कहते हैं कि ये इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उससे वो मतलब उसकी लेस होती है एट एक्वेटोरियल पोजीशन, इसलिए वो हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको पता है कि जो सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उस जिस आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स जो आपके पास होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, यानी सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स शो करते हैं, उसको भी हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आपके पास सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। वाइब्रेशन इसकी हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वाइब्रेशन इन इंफ्रारेड एक्टिव मतलब इंफ्रारेड एक्टिव तभी वाइब्रेशंस होती हैं जब उनमें कोई डाइपोल मोमेंट चेंज आए, मॉलिक्यूल के अंदर कोई डाइपोल मोमेंट का चेंज आए। अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज ना आए तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंफ्रारेड जो एक्टिव रेडिएशंस या वाइब्रेशंस नहीं हैं, यानी उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट में जितना ज़्यादा चेंज होगा उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। IR spectra can make a distinction between cis and trans isomers. Example 1,2-dichloroethene is geometrical isomers are as follows. उसके geometrical isomers को हम देखते हैं। अच्छा, ये अब आपके पास सीज आइसोमर है। सीज आइसोमर का पता है ना कि जो सेम ग्रुप्स होते हैं अगर वो एक ही साइड पे हों तो उसको हम कहते हैं ये सीज आइसोमर है, और अगर वो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे हों डबल बॉन्ड के लिहाज से तो वो उसको हम कहते हैं ये ट्रांस आइसोमर है। अच्छा, अब सीज आइसोमर में क्या होता है कि ये Cl जो है वो मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, इधर से ये Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इनका जो होता है वेक्टर का सम जो है वो कुछ होता है, और उसको यानी जो वेक्टर का सम होता है वो उसके डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.85 डी बाय, वो आपने पढ़ा होगा। जबकि जो ट्रांस आइसोमर होता है इसका जो होता है जिस पावर से ये इधर खींच रहा है उसी पावर से ये इधर खींच रहा है, तो क्या होता है कि इसका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है। द चेंज इन डाइपोल मोमेंट अकर्स इन द सिस आइसोमर्स while trans isomers is non-planar with is non-polar with dipole moment is equal to 0। ये हमने देख लिया कि इसका 0 होता है और इसका जो है वो 1.85 होता है। सो इसके डाइपोल मोमेंट की वजह से इसमें चेंज आएगी, और इस केस में मतलब एब्जॉर्प्शन, जबकि इस केस में आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, अभी ज़ाहिर है इसमें ये स्ट्रेचिंग होगी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग एट द पीक ऑफ 1580 इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर्स। अब जब ये इस केस में चूँकि डाइपोल मोमेंट में चेंज आएगी तो इस वजह से यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन की एक पीक आएगी, जबकि इस केस में चूँकि डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की जो पीक है वो आएगी ही नहीं, वो मतलब शो ही नहीं होगी, बिकॉज उसमें कोई ज़ाहिर डाइपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आया ना। ऑन द अदर हैंड दिस पीक 1580 अपीयर्स ड्यू टू कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग इन सिस आइसोमर। अच्छा, तो उसके बाद यानी कि सिस आइसोमर्स जो हैं वो आपको आप किस तरह से सिस और ट्रांस को अब करेंगे कि सिस आइसोमर में आपके पास जो है वो स्ट्रेचिंग शो होगी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाली, बिकॉज उस केस में आपके पास जो डाइपोल मोमेंट है उसमें चेंज आ रही है, जबकि इस केस में डाइपोल मोमेंट ज़ीरो है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। सो इस वजह से इसमें एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, इसलिए वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग है वो वाली पीक ट्रांस आइसोमर्स के केस में बनेगी नहीं, और सिस आइसोमर में 1580 पर सेंटीमीटर पे आएगी। अच्छा, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होता है, इसकी एग्जांपल हम यानी कि रिएक्टेंट्स किस तरह से कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, वो काइनेटिक्स में हम देखते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं सैचुरेटेड रिडक्शन ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक कीटोन्स टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। ये रिएक्शन है जिसको हम स्टडी करते हैं। कीटोन्स फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बैंड एट 17-10 सेंटीमीटर। जो कीटोन्स होते हैं वो एक मतलब जो पीक देते हैं वो 17-10 पर सेंटीमीटर पे देते हैं।
व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू द रिडक्शन इट फॉर्म ब्यूटेन 1-ol यानी ब्यूटानोल बना लेता है, विच एब्जॉर्ब एट 3300 पर सेंटीमीटर ड्यू टू OH ग्रुप। मतलब अब यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अगर तो जब तक आपका कार्बोनाइल ग्रुप रहेगा तो आपका 1710 पे भी आपकी आती रहेगी, और जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा OH ग्रुप यानी आपका अल्कोहल बनता जाएगा तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 3300 पे भी आपको आनी शुरू हो जाएगी। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी स्टडीड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिडक्शन विल बी कंप्लीट व्हेन strong band due to carbonyl stretching will be missing and only a band due to OH group is present। यानी आप मींस के जब आपके पास ये वाला कंपाउंड स्टार्ट में आपके पास ये कंपाउंड था, सिर्फ इसकी पीक आएगी और वो आएगी किसके ऊपर 1710 पर सेंटीमीटर वेव नंबर के ऊपर। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो इसकी जो हाइट है वो कम होती जाएगी और इधर आपके पास एक नई पीक डेवलप होना शुरू हो जाएगी जो कि 3300 पर सेंटीमीटर पे होगी, और वो किस वजह से होगी, इस OH ग्रुप की वजह से। ये जो आपका OH ग्रुप है इसकी वजह से ये होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसकी जो पीक है उसकी हाइट बढ़ती जाएगी और इसकी कम होती जाएगी। और जब आप रिएक्शन में जब आपकी मतलब फॉर टाइम टू टाइम आप रिएक्शन की वो IR स्पेक्ट्रम लेते रहेंगे अनलेस अनटिल जब आपका इसका जो पीक है जो 1710 पे है वो आनी ख़त्म हो जाए। यानी जब आपके पास इधर से 1710 पे आनी ख़त्म हो जाए और सिर्फ 3300 पे आ रही हो, इसका मतलब होगा कि आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सो आप रिएक्शन जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स यानी कि वो कितने उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है वो आप ज़ाहिर है कि जितने टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है वो आप देख लेंगे, और इस तरह से आप रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है उसके बारे में वो आप मतलब स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रम। सो ये 10 एप्लीकेशन थी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, और इसमें जो लास्ट पेज है ये जो लास्ट पेज है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं, जस्ट आपने इसको रीड करना है तो इसको रीड कर लीजिएगा। सो ये हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ख़त्म हो गया। इसमें से जो स्ट्रेचिंग बेंडिंग है ना ये मैं आपको क्लास में आके बता दूँगी, बाकी इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट जो है वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वीडियो सेंड करूँगी, और वो मेरा ख्याल है 1 या 2 लेक्चर्स का है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी विल गो टूवर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड्स कीटोन्स। अल्लाह।